मार्कस, पृथ्वी से अलग एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जहां के लोगों के पास जादू तो नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर शक्तियों का खजाना था, जिसके जरिए यहां हर कोई मार्कस पर अपनी हुकूमत चाहता था। यहां जो सबसे शक्तिशाली होता था वो कानून बनाता था और कमजोरों को उस कानून को मानना पड़ता था। मार्कस के सबसे जाने माने साम्राज्यों में से एक था ओहान साम्राज्य, और ओहान साम्राज्य का एक बड़ा खास शहर था मेसोडोरिया शहर। मेसोडोरिया शहर के खुले से मैदान में आज सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। ये सभी शक्ति स्तंभ के जरिए अपनी अपनी शक्तियों के सितारों को परखना चाहते थे। इस स्तंभ पर 9 सितारे थे, जिन्हें पाकर ही आप शक्तियों के अगले रैंक पर जा सकते थे। ध्रुव 3 साल पहले शक्ति स्तंभ पर 9वें सितारे को पा चुका था, लेकिन अचानक उसकी शक्तियां तीसरे सितारे पर आकर रुक गईं, और तभी से ध्रुव वापस से 9वें सितारे को पाने के लिए मेहनत कर रहा था। अपनी इसी शक्ति के सितारे को परखने के लिए ध्रुव सैकड़ों लोगों की भीड़ में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर ध्रुव ने खुद को भरोसा दिलाते हुए कहा, इस साल मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इस बार मेरी शक्तियां जरूर 9वें सितारे तक फिर से पहुंचेंगी, जरूर पहुंचेंगी। आज मैं शून्य रैंक से आगे बढ़कर एकलव्य बन के रहूंगा। तभी एक घोषणा सभी के कानों में गूंजी, और अब अपनी शक्तियों को परखने वाले अगले शख्स का नाम है ध्रुव। जैसे ही ध्रुव का नाम पुकारा गया, वो लोगों की भीड़ से निकलकर बाहर आया और अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊंचाई पर रखे एक बड़े से पथरीले स्तंभ की ओर बढ़ने लगा, जिसका नाम था शक्ति स्तंभ। शक्ति स्तंभ के ठीक सामने पहुंचने के बाद ध्रुव के जहन में कई बातें चल रही थी। ध्रुव जब सिर्फ 4 साल का था, तब से उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, और 10 साल की उम्र तक तो वो 9वें सितारे तक पहुंच गया था। फिर 11 की उम्र में वो शून्य रैंक से एकलव्य रैंक पर आ गया था। शौर्य दल के 100 साल के इतिहास में यह पहली बार था जब एक 11 साल का बच्चा एकलव्य बन गया हो। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि अचानक से एकलव्य एक बार फिर से शून्य रैंक पर आ गया। यही सब सोचते हुए ध्रुव ने अपने दाहिने हाथ की हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाया। फिर उसने आंखें बंद करते हुए अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर बने शक्ति चक्र पर रखा। कुछ देर सन्नाटे के बाद ध्रुव के कानों में एक आवाज गूंजी, तीसरा सितारा, शक्ति और भी कम। इस बार भी ध्रुव का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन। यह आवाज जैसे ही ध्रुव के कानों में पड़ी, उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, शक्ति स्तंभ पर गड़े हुए 2 शब्दों तीसरा सितारा ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। इस बार तो उसने हर बार से ज्यादा मेहनत की थी। शक्ति स्तंभ के सामने खड़े ध्रुव ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खुद से नाराज ध्रुव ने दोबारा 2 से 3 बार अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखकर देखा, लेकिन हर बार उसे अपनी आंखों के सामने वही सितारा दिखाई दे रहा था जिसने पिछले 3 सालों से उसकी रातों की नींद छीन रखी थी। उधर मैदान में खड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, ए शून्य रैंक, चल अब नीचे आ जा। अगर बार बार शक्ति स्तंभ पर हाथ रखने से शक्तियों का सितारा बढ़ जाता तो तू पिछले 3 सालों से तीसरे सितारे पर नहीं होता। उसके इतना कहते ही कई लोगों ने जोर के ठहाकों के साथ ध्रुव पर हंसना शुरू कर दिया। ये हंसी के ठहाके पूरे मैदान में गूंजते हुए ध्रुव के कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे। ध्रुव ने वहां से निकलने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन अब उसके कानों में उन सभी के हंसी के ठहाकों के साथ
कई ताने भी सुनाई देना शुरू हो गए। क्यों भाई, एक बार फिर से ध्रुव ने साबित कर ही दिया कि वो पिछले 3 सालों से शून्य था, शून्य है और आगे भी शून्य ही रहेगा। गलती से ही हीरो बन गया था ये छोटी सी उम्र में। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। और मेरे हिसाब से अब इस शून्य की कीमत हमारे शौर्य दल में किसी कचरे से कम नहीं है। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन हमारी मजबूरी भी तो देखो। हमारे शौर्य दल के जांबाज लीडर अरेंद्र उसके पिता हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों ने इसे कब का मेसोडोरिया से बाहर फेंक दिया होता। लोगों के मुंह से निकलते ताने ध्रुव के दिल में बेचैनी और घबराहट पैदा कर रहे थे। ये घबराहट अब उसके चेहरे पर भी साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे वहीं पर मौजूद उसकी सबसे अच्छी दोस्त इरा भी भाप चुकी थी। इरा भीड़ से निकलते हुए बाहर आई और उसने ध्रुव के कंधे पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल उन दोनों की नजरें आपस में मिली, जिससे ध्रुव की बेचैनी थोड़ी कम हुई। कुछ ही देर में वो दोनों साथ साथ कदम बढ़ाते हुए मैदान से बाहर निकल के जाने लगे। ध्रुव अपने घर शौर्य महल की तरफ बढ़ रहा था। तभी इरा ने उदास दिख रहे ध्रुव का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हें उन लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन तुम एकलव्य जरूर बनोगे। इरा अपने सबसे अच्छे दोस्त को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त ध्रुव के जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही थी। एक तरफ जहां ध्रुव की परेशानियां बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ एक और परेशानी उसके घर की ओर कदम बढ़ा रही थी। लेकिन ध्रुव उस परेशानी से पूरी तरह बेखबर था। ध्रुव और इरा आखिरकार शौर्य महल पहुंच गए। शौर्य महल में ध्रुव के पिता अरेंद्र, जो कि शौर्य दल के लीडर भी थे, अपने दल के कुछ बुजुर्गों के साथ बैठकर किसी खास मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अरेंद्र की नजर अपने बेटे ध्रुव पर गई, उसके उदास चेहरे को देखकर उन्हें सब कुछ समझ आ गया। वो अपनी बातचीत को वहीं पर रोककर ध्रुव के पास गए। अरेंद्र ने अपने बेटे ध्रुव को सीने से लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं ध्रुव, तुम मेरे बेटे हो, शौर्य दल के लीडर अरेंद्र के बेटे। अगली बार तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी, हिम्मत मत हारना। इस वक्त शौर्य महल के दरबार में बैठे सभी लोगों की नजर ध्रुव पर ही थी। तभी अचानक एक लड़की नीले रंग के गाउन में अपने लंबे लंबे कदमों के साथ शौर्य महल के इस दरबार में दाखिल हुई। इस लड़की का नाम लारा जयान था।